नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में निजाम बदलने के बाद जिस तरह की राजनीतिक फिजा बदली है, वहाँ कुछ नई नई बातें सामने आ रही है, कुछ पुरानी फाइलें खुल रही है, कुछ घोटाले तो इस कदर बड़े होते नजर आ रहे हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। बीती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किसानों को 3800 करोड़ का बकाया बोनस देने के बाद कुछ बड़ी बातें कही। वहां उन्होंने इस विषय से अलग 1 लाख पारदर्शी नौकरी देने की बात कही। यदि हम इस पारदर्शी शब्द पर गौर करें तो पिछली सरकार ने जो कुछ किया उस पर शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। आपने बड़े बड़े सरकारी पोस्टर्स पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, जहां उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.6% ही बेरोजगारी है। लेकिन अब यहां भी चौंक जाने की बारी है, क्योंकि एक केंद्रीय सर्वे एजेंसी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 26.4% बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पर है। शायद आम आदमी को इस पर यकीन करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इसके लिए बाकायदा लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। यह सब तब हो रहा था जब छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर साफ तौर महादेव सट्टा ऐप में संलिप्त होने का आरोप लग रहा था। ईडी ने अपनी जांच के बाद कोर्ट में जो पेपर प्रस्तुत किए उसके अनुसार 508 करोड़ की रिश्वत पूर्व सरकार और उसके नुमाइंदों के द्वारा ली गई। लगातार ईडी ने छापेमारी की। बीती 23 अगस्त को जब सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन था, उसी तारीख को उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके 2 करीबी ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के घर में छापेमारी हुई। तब उस समय खूब हो हल्ला हुआ। लेकिन जब चुनाव प्रचार के दौरान देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री साफ तौर पर यह कहें कि इसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता है, ऐसे प्रदेश में भला बेरोजगारी के मामले में आंकड़े क्यों नहीं छुपाए जाएंगे। आज मैं आपको वही चौंकाने वाले कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि आखिर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए किस तरह से साजिशों का ताना बाना रचा गया था। बीती 5 साल में सीएम भूपेश बघेल की सरकार सर्वे एजेंसी CMIIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा देती थी, जिसमें बेरोजगारी दर हमेशा 1% से कम रहती थी। इसी CMIE के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.6% रही, यानी 15 से 29 साल के जो युवा छत्तीसगढ़ में काम करने योग्य हैं, उन 1000 युवाओं में से केवल 6 के पास रोजगार नहीं है, यानी 994 लोगों के पास रोजगार है। जबकि इसके ठीक उलट नेशनल सैंपल सर्वे बताता है कि काम करने लायक 1000 युवाओं में से 260 से अधिक के पास कोई काम ही नहीं है। ऐसे में यहां समझना होगा, यदि झूठे आंकड़ों से बड़े बड़े विज्ञापनों के आड़ में सच्चाई को छुपा दिया जाए तो भला बेरोजगार कहां दिखेंगे, सड़कों पर अपराध करते हुए या इसी सट्टा ऐप में जिसमें पूर्व सरकार की संलिप्तता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब महादेव सट्टा ऐप के बड़े सरगना पकड़े जा चुके हैं, वही बड़े सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जिन्होंने अप्रैल 2022 में मुझे 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया था। तब भी हमने डिगे और आगे भी लगातार ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहेंगे जो सत्ता से सांठगांठ कर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के भविष्य को खराब करने में लगे थे। देश और समाज की बर्बादी में लगे महादेव सट्टा ऐप में सीधे तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की संलिप्तता जब सामने आ चुकी है, तो इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से उन्हें छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं थी, युवाओं की चिंता नहीं थी। बेरोजगारी आंकड़ा भला क्यों न छुपाया जाएगा। लेकिन यहां गौर करना होगा, 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था। 4.5 साल तक तो सोते रहे। अप्रैल 2023 में यानी चुनाव के करीब 6 महीना पहले 12वीं पास चुनिंदा बेरोजगारों को 2500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने की कवायद शुरू की गई। नवंबर तक बताया गया कि 1056 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, लेकिन यहां भी जमकर घोटाला हुआ। समझने वाली बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ में 0.6 ही बेरोजगार थे, तो नेशनल सर्वे एजेंसी ने
ये आंकड़ा कैसे प्रस्तुत किया, खुद सरकार की अपनी एजेंसियां ही चीख चीख कर गवाही दे रही है कि यहाँ किस तरह से बेईमानी हुई। आप अपनी स्क्रीन में जो आंकड़ा देख रहे हैं दरअसल वो हमारा नहीं, सरकारी आंकड़ा है, जिससे पता चलता है कि पिछले 5 सालों में 18.79 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाया, जिसमें मात्र 2166 को ही रोजगार मिला। इसमें से मात्र 681 को ही सरकारी नौकरी मिली। हमारी जमीनी पड़ताल के दौरान एक और बात उजागर हुई कि रोजगार दफ्तरों में ऑनलाइन सिस्टम भी फेल हो गया है या फेल करवा दिया गया है। इस तरह की साजिश में साफ तौर पर रोजगार दफ्तरों की भी संलिप्तता सामने आई है। सीजीपीएससी का जो घोटाला हुआ वो जगजाहिर हो चुका है, एसआई भर्ती में जो घोटाला हुआ वो जगजाहिर हो चुका है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में अपने चहेतों को पदों में बिठाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया वो सबके सामने है। सीजीपीएससी के लिए नियम तो था कि कोई चेयरमैन का बेटा, बेटी या निकट रिश्तेदार परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन यहां खुलकर सब कुछ वो हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। टामन सिंह सोनवानी के बेटा, बहू के अलावा 5 रिश्तेदारों को मेरिट सूची में शामिल करवाया गया, नौकरियां दी गई। कांग्रेस के अनेक बड़े नेता अपने रिश्तेदारों को सीजीपीएससी के रास्ते सरकारी पदों पर, ऊंचे पदों पर लादने में, थोपने में सफल हुए। ऐसी बदनीयती के साथ इसी छत्तीसगढ़ में जमकर ऑनलाइन सट्टा को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसके अब एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का, छत्तीसगढ़ के भविष्य का किस तरह से गला घोटा जा रहा था। महादेव सट्टा बुक के सौरभ चंद्राकर, जिसे दुबई में अभी नजरबंद कर लिया गया है, और उसके पार्टनर रवि उप्पल को तो पहले ही गिरफ्तार किया गया है, और छत्तीसगढ़ के उसके एक बड़े सरगना दीपक नेपाली को भी उसी भिलाई में गिरफ्तार किया गया है, जिस भिलाई में वो आराम से घूम रहा था। उस पर रासुका लगे हुए हैं, दर्जन भर से ज्यादा संगीन मामले चल रहे हैं। वो खुलेआम घूम रहा था। चुनाव के दौरान भी उसने कुछ ऐसी हरकत की थी जो पुलिस के अलावा नेताओं को भी पता थी, लेकिन वो पुलिस को नजर नहीं आ रहा था। सिस्टम और समाज को धोखा देने का यह काम बदस्तूर जारी था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भिलाई से ही दीपक नेपाली गिरफ्तार हो चुका है। अब उम्मीद की जा रही है कि कई सफेद पोश बेनकाब होंगे, कई नेता जेल जा सकते हैं, जो साफ साफ संलिप्तता सामने आ रही है। मौजूदा समय में कांग्रेस के एक विधायक का नाम साफ तौर पर आ रहा है कि वो खुद पैनल चलवाता था, और अभी भी वो एक बड़े मामले में संलिप्त बताया जा रहा है। उसकी बैंक डिटेल और रिश्तेदारों के नाम पर जो अकाउंट बनाए गए हैं, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए की एक विशेष अदालत के आदेश पर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की, जिसमें सौरभ चंद्राकर और एक अन्य प्रमोटर रवि उप्पल का नाम सामने आया। जांच एजेंसी के अनुसार सौरभ और रवि उप्पल संयुक्त अरब अमीरात स्थित अपने हेड ऑफिस में महादेव सट्टाबाजी ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के लेन देन कर रहे थे। इस मामले में 6000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। यूएई में सट्टे का कारोबार चूंकि वैध है, इसलिए कानून का फायदा उठाकर भारत को बर्बाद करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के बारे में जानकारी स्पष्ट हुई है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में करीब 100 करोड़ की संपत्ति खरीद ली है। महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईडी के अलावा छत्तीसगढ़ मुंबई पुलिस एक साथ जांच कर रही है। हमारे सूत्रों से पता चला है रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को पकड़ने के लिए भारतीय एजेंसियां धन शोधन के मामले में इन दोनों मुख्य आरोपियों को भारत लाने की कूटनीतिक कोशिशें कर रही है। हजारों करोड़ रुपए के महादेव ऐप का मामला एक हाई प्रोफाइल घोटाले में है, जिसमें एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शामिल है। यहाँ हमें समझना होगा कि महादेव सट्टा ऐप वास्तव में काम कैसे करता है। ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जो पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन,
टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे विभिन्न खेलों पर गैर कानूनी ढंग से जुआ खिलवाता है, जुए को बढ़ावा देता है। इसी महीने यानी दिसंबर की शुरुआत में रवि उप्पल दुबई में दबोचा गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए भारत की केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार यूएई सरकार के संपर्क में थी। पूछताछ के बाद कुछ नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। सौरभ चंद्रा का जिस घर में नजरबंद किया गया है वहां बाकायदा स्थानीय पुलिस तैनात है और भारतीय खुफिया एजेंसी के लोग भी बाकायदा नजर बनाए हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार काफी रुचि ले रही है इस मामले में। जल्द ही ये सफेदपोश पकड़े जाएंगे। फिलहाल इस मामले में जिस तरह से कसावट सामने आ रही है वहां समझने वाली बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान एक्टर रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, बोमन ईरानी और हिना खान सहित कई बॉलीवुड की हस्तियों को भी ईडी ने सम्मन भेजा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन्होंने सौरभ चंद्राकर की शादी में नाचने गाने के लिए ब्लैक मनी ली थी। बड़ी मात्रा में जो पैसे लिए गए थे, कुल खर्चा सौरभ चंद्राकर का 200 करोड़ से ऊपर का बताया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई सफेदपोश शामिल हुए थे। कई नामी हस्तियों के अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ नेता और पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। दरअसल भारत में छत्तीसगढ़ सहित कई अलग अलग राज्यों और बड़े शहरों में महादेव बैटिंग ऐप के करीब 30 कॉल सेंटर खोले गए थे। इन कॉल सेंटर को बाकायदा एक चेन बनाकर बेहद शातिराना तरीके से चलाया जा रहा था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के दो बेहद करीबी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की मदद से पूरे भारत में से ऑपरेट करवाया जा रहा था। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। महादेव बैटिंग ऐप में रवि उप्पल न केवल सौरभ चंद्राकर का राइट हैंड है बल्कि पार्टनर भी है। पूरे देश में इसके 1200 से ज्यादा ब्रांच हैं और दावा किया जा रहा है कि हर महीने दोनों आरोपियों की कमाई 90 करोड़ रुपए है। ऐसे ही बड़े बड़े करोड़ों अरबों के फिगर दिखाकर छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को सब्जबाग दिखाया जाता है, सपनों की दुनिया में ले जाया जाता है और उन्हें सीधे महादेव सट्टा से जोड़ दिया जाता है। यह हैरान करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस पहले यह स्वीकार कर चुकी है कि अकेले दुर्ग जिले में 30 से ज्यादा पुलिस वाले इसमें संलिप्त पाए गए। विधानसभा चुनाव के पहले 80 जो मात्र कार ड्राइवर था उससे जो करोड़ों की बरामदगी हुई। इसके अलावा पुलिस के कर्मचारी भीम यादव गिरफ्तार हुआ, वह भी भिलाई का था। अकेले भिलाई से ही दावा किया जा रहा है करीब 600 से 700 युवा गायब हैं, अज्ञातवास में हैं। कौन से पैनल में कौन कहां जुड़ा है, अभी ये कड़ियां जोड़ी जा रही है। एक एक कर सारे चेहरे बेनकाब होंगे, जिस पर हमारी लगातार निगाह बनी हुई है। लगातार हम महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से देश की बर्बादी के खिलाफ आवाज उठाते रहे। युवाओं के लिए रोजगार मिले, युवाओं को बेहतर जिंदगी मिले, इसके लिए हम लगातार राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से कोशिशें कर रहे थे। लगातार हम पर दबाव बनाए गए व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से और दूसरे अन्य तरीकों से। हमें बाकायदा 1 करोड़ की मानहानि की नोटिस देकर दबाने की कोशिश की गई। लेकिन हम ऐसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और भारत के भविष्य के लिए न हम झुके हैं, न हम रुके हैं, न आगे किसी दबाव में आने वाले हैं। राष्ट्रबोध आपका तो जनमंच है, लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।